बात करते हो तुम राम की रहमान की। बात करते हो तुम राम की रहमान की। क्या अक्ल मारी गई आज के दौर के इंसान की। और इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इतनी गंदी हो गई है राजनीति। ऐसा लगता है दोस्तों, ये आप बतलाओ कि कैसा लगता है आपको। और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों, बात महाराष्ट्र की हो रही है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन आकर फंस गया है। एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी पूरा दमखम भर रही है, तो दूसरी तरफ महायुति भी अपना पूरा दमखम भर रही है। लेकिन जो हालात दोनों के देखे जा रहे हैं, उसमें महायुति के अंदर जबरदस्त आपसी विवाद है। यानी दो सीएम, दो डिप्टी सीएम और एक सीएम, इन तीनों तिगड़ी की आपस में बन नहीं रही है। एक दूसरे से बातचीत हो नहीं रही है और इनकी आपस में जबरदस्त मतभेद है। मतभेद इस दर्जे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपने जहां आदमी खड़े किए हैं, उधर सबसे बड़ी कमी की बात यह है कि जब एयरलाइंस अपनी एक यूनिट में आप बंधे हुए हो, तो अगर आप अजीत पवार के लोग हो और अजीत पवार का जो वोटर्स है, अगर कहीं पर एकनाथ शिंदे का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो अजीत पवार का वोटर शिफ्ट होना चाहिए एकनाथ शिंदे की तरफ। इसी तरह बीजेपी का कहीं कैंडिडेट खड़ा है, तो वहां भी एकनाथ शिंदे के वोटर जो है वो उधर सप्लाई होने चाहिए। और इसी तरह से अगर दूसरी तरफ, यानी ये तिगड़ी जो है फेल है, एक तरह से मिला के देखा जाए, ये आपस में वोटों की एक दूसरे से आदान प्रदान सब नहीं हो रही है, बल्कि एक दूसरे को हराने के चक्कर में लगे हुए हैं और अपनी किसी तरह से मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाने में जुटे हुए हैं। यानी अजीत पवार अपनी प्रतिष्ठा के प्रति उनका झुकाव है, तो एकनाथ शिंदे किसी तरह से अपनी नाक और अपनी मर्यादा और अपने वजूद को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और उधर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। यानी ये जो अपनी अपनी चक्करबाजी हो रही है, ये महायुति इसमें पूरी तरह से फंस गई है। यही नहीं फंसी, बल्कि इसमें इनके जो महागुरु हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ अमित शाह जी की और माननीय प्रधानमंत्री की, वो भी इस चक्रव्यूह के अंदर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की, तो वहां जो ये तिगड़ी है, ये बड़ी मजबूती और स्तंभ के साथ खड़ी है। और इतने ही नहीं, यहाँ तो एक तरह से कम उम्र के लोग हैं और इनके पास इतना माइंड, इतना तजर्बा भी नहीं है। लेकिन इधर जो महाविकास आघाड़ी है, इसके पास में एक जबरदस्त स्तंभ के रूप में तीन व्यक्ति हैं। एक वो व्यक्ति है जिसको 84 वर्ष का तजर्बा है, यानी 84 वर्ष की आयु है स्टेम में। और एक व्यक्ति वो है जिसको डीएनए में राजनीति मिली हुई है। यानी मैं बात कर रहा हूँ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की, कि उद्धव ठाकरे की जो जमीनी राजनीति है वो एक जबरदस्त है। और उद्धव ठाकरे के साथ में जो ये सहानुभूति की एक लहर बह रही है, जो एकनाथ शिंदे ने इनके साथ किया था और बीजेपी ने जो इनके साथ किया, वो एक सहानुभूति की जो लहर बह रही है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वो अपने अंदर एक बदलाव की राजनीति ला रही है और एक बदलाव की दिशा में जा रही है। उधर विदर्भ के इलाके में देखो, और दूसरे मराठवाड़ा का इलाका है, उसके अंदर कांग्रेस की पोजीशन बहुत जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तिगड़ी के अंदर बिखराव नहीं है, ये एक दूसरे से एकजुट होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर इलेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें जो शुरू में कुछ मतभेद हुए थे, यानी जिस टाइम में पर्चे भरे गए, उसके बाद में इन्होंने अपने मतभेदों को समाप्त किया। लेकिन महायुति के अंदर निरंतर मतभेद बढ़ते ही चले जा रहे हैं
और आखिर मतलब यानी बीच इलेक्शन के बीच में इतनी जबरदस्त मतभेद है जिससे जग हंसाई हो रही है। तो दोस्तों एक बात ये भी सामने आ रही है कि गांव के लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में माँ विकास आघाड़ी के साथ में है। तो शहरी वोट जो है वो बटे हुए हैं, वो कुछ माँ विकास आघाड़ी के साथ में है, तो कोई अजीत पवार के साथ में जा रहा है, कोई एकनाथ शिंदे के साथ में जा रहा है, तो कोई बीजेपी के साथ में है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो किसान है, और किसान किसी तरह से बीजेपी से जबरदस्त आहत है, जिसकी वजह से किसान का वोट जो है माँ विकास आघाड़ी की तरफ जा रहा है। दोस्तों वहाँ सबसे बड़ा मसला जो है किसान का है। किसान किसी तरह से अपने को दोबारा धोखा देने में नहीं आना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ जो महायुति की जो हम देख रहे हैं कि महायुति के अंदर एकनाथ शिंदे ने यानी बीजेपी खेमे में एनडीए के अंदर जो इन्होंने अपनी योजनाएं चलाई थी, लाडली बहना और दूसरी पैसों को बेशुमार बांटा गया और आज भी बांटा जा रहा है, उसका प्रभाव पूरी तरह से महायुति को पहुंचना था। दोस्तों ये इलेक्शन जो है दो महारथियों के बीच में है असल में देखा जाए। यानी एक चाणक्य अगर दिल्ली में है तो एक चाणक्य महाराष्ट्र में बैठा है। यानी मैं बात कर रहा हूं अमित शाह जी की। अगर अमित शाह अपने आप को चाणक्य मानते हैं तो आप ये मान लीजिए शरद पवार की भी चाणक्य हैं, और इनकी चाणक्य नीति को दुनिया ने देखा है, पूरा भारत इनकी चाणक्य नीति से वाकिफ है। यानी शरद पवार की बिछाई हुई अपनी बिसात और अपनी राजनीति के तजर्बात वो अपना लोहा मनवा चुके हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो अब से 4 महीने पहले ही आया है। उसमें शरद पवार जी ने अपना लोहा मनवा दिया और ये साबित कर दिया कि आज भी शरद पवार की राजनीति और शरद पवार की चाणक्य को कोई फेल ही नहीं कर सकता। यानी जिस पार्टी की 23, 24, 25 सीटें आती हों, आज उस पार्टी को 0-9 पे यानी 9 पे लाकर खड़ा कर दिया। और हद अब हो गई कि जब तो कुछ एकजुटता थी आपस में, लेकिन हद अब हो गई कि जब अलायंस के जुड़े हुए यानी एनडीए के अंदर जुड़े हुए आपस में ही लोग आपस में ही मतभेद किए हुए हैं, एक दूसरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी महायुति की हार साबित होगी। लेकिन लोग को कहना ये भी है कि भले ही हार हो लेकिन महायुति फिर भी जीतेगी और महायुति सरकार बना लेगी, और देवेंद्र फडणवीस जो है आगे आने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये किस आधार पर कहा जा रहा है, इसकी भी एक अलग रूपरेखा है। यानी लोगों का कहना यह है कि मौजूदा सरकार के पास में ना तो धन की कमी है, ना तंत्र की कमी है, और ना ही शक्ति की कमी है। वो पूरे अपने दल और अपने बल के साथ में, अपनी चाणक्य नीतियों के साथ में, अपने पैसे के बल पर जिस तरह से इन्होंने पहले इलेक्शन को जीते हैं, आज ये भी मतलब महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा खेला करने जाएंगे और ये दावा भर रहे हैं कि महाराष्ट्र को हम ही जीतेंगे और हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। यानी एक जगह जब अमित शाह जी ने ये कहा कि हम इलेक्शन को जीत लें, हम इलेक्शन को एक बार जीत लें, उसके बाद तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप ये समझ लो कि जब एक देश का गृह मंत्री और वो चाणक्य माइंड, दोस्तों देश का गृह मंत्री जब अपने वक्तव्य में कहता है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद में हम तय करेंगे कि देश के सीएम कौन होगा, तो इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि एकनाथ शिंदे का नंबर तो आने ही नहीं वाला है और
सीएम कोई और बनने वाला है। इस बात से ये भी जाहिर हो जाता है कि जब गृह मंत्री ये कहते हैं कि जीतने के बाद में हम तय करेंगे इसके सीएम कौन होगा, तो इससे पता चल जाता है कि पूरी रणनीति तैयार है महाराष्ट्र को जीतने के लिए। और वो जीत किस आधार पर होगी, ये तमाम अंदर खाने खुफिया लोगों का कहना है कि ये हो सकता है कि पैसे के बल पे हो सकता है कि चाणक्य माइंड अमित शाह जी के पास में कुछ चालें ऐसी हों जो अभी चली नहीं गई हों। लेकिन ये तो मालूम ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी मौजूदा जो सरकार है वो बीजेपी की है और सेंटर में भी बीजेपी है, और ये लोग भले ही पूरी तरह से दमखम भर रहे हों, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब चुनाव होते हैं तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, तब भी गृह मंत्री अमित शाह जी थे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, तब भी साथ के साथ जो सांसद थे दिल्ली के वो बीजेपी के थे। उसके बावजूद दिल्ली की विधानसभा की 70 सीटों में से आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी 67 यानी 67 सीट ले जाती है? वजह यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मशीनों के अंदर गड़बड़ होती हो, बल्कि आपकी राजनीति बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। आपके अंदर इलेक्शन लड़ने का दम खम होना चाहिए। इलेक्शन लड़ना ही नहीं, इलेक्शन लड़ने के बाद में मशीनों की हिफाजत करना भी आपका कर्तव्य बनता है। और यही नहीं, पोलिंग के दिन में आपको वोटर को पहुंचाना भी आपका कर्तव्य बनता है। और यही नहीं कि पोलिंग से जब मशीनें उठ के जा रही हैं उसकी जांच पड़ताल करना भी आपका कर्तव्य बनता है। और यही नहीं कि देश के अंदर जितनी भी जहां जहां चुनाव हुए हैं सबको आप मशीनों पर निर्भर नहीं कर सकते कि मशीनों के अंदर गड़बड़ हुई है। अगर कहीं दूसरी पार्टी जीतती है तब आप लोग क्यों नहीं कहते कि मशीनों में गड़बड़ है? आपकी अगर राजनीति साफ सुथरी है, आपका समर्थक अगर जोशीला है, कर्मठ है और वो चाहता है आपको लेकर आना, तो मेरा मानना यह है कि कोई मशीन, कोई ताकत आपकी लाइवी जिसको आप चाहते हो सरकार को लाना, उस सरकार को आने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक बार अगर जनता तय कर ले कि हमें बीजेपी चाहिए तो दूसरी सरकार नहीं आ सकती। अगर जनता तय कर ले कि हमको महाअघाड़ी चाहिए तो महाअघाड़ी ही आएगी। जनता के तय करने पर ही निर्भर है कि जनता किसे चाहेगी, उसी की सरकार बनेगी। इस बात का कहना कि मशीनों में गड़बड़ हो गई या हो गई, ये तो एक दूसरे के ऊपर आप लांछन लगा रहे हो और मशीनों को जो है आप आधार बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रणनीति, आपके काम बोलते हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन जो है हथियार है मतदाता का। मतदाता 5 साल के बाद में अपने मत को, अपने अधिकार को एक हथियार के रूप में और तन के पोलिंग स्टेशन तक जाता है और अपने दिल और मन की भड़ास निकालता है। उसी आधार पर वो चुनाव मतलब सरकार को तय करता है, अपने विधायक को तय करता है, अपनी सरकार को तय करता है, और इसी आधार पर चुनाव होते आ रहे हैं। लेकिन ये बात को कहना कि मशीनों में गड़बड़ी है, हम इसको कहीं कहीं स्वीकार करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्ण रूप से इसको स्वीकार नहीं करते। अभी चुनाव हुआ 2 बार, एक हरियाणा में हुआ, एक जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में दूसरी सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी की बन गई। अब महाराष्ट्र का नंबर है। महाराष्ट्र में और झारखंड के अंदर दोनों जगह 23 को परिणाम आने वाले हैं, 20 को पोलिंग होगा। तो ये दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी घर का बिजली लंका ढाए, वो कहानी आज महायुति के अंदर हो रही है, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तकलीफ की बात यह है कि महायुति के अंदर आज ऐसे विचारधारा के लोग हैं
जिनके आपस में विचार मिलते नहीं हैं। यानी महायुति के अंदर बीजेपी से जुड़े लोग जो हैं वो ऐसे विचारधारा के हैं जिनका विचारधारा बीजेपी के से नहीं मिलती है। यही बीजेपी की महाराष्ट्र में हार का कारण है कि इंडिया अलायंस के अंदर उन लोगों का संग्रह है, उन लोगों का गठजोड़ है जो आरएसएस माइंड के हैं ही नहीं, जो बीजेपी के सिद्धांतवादी हैं ही नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनको बीजेपी अपने अंदर अपने षड्यंत्र से, अपनी सरकारी ताकत के बेस पर ईडी और सीबीआई के बेस पर जिनको घसीट कर लाई है। घसीट कर तो आप किसी को ला सकते हो, लेकिन आप किसी की विचारधाराओं को बदल नहीं सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने कमेंट्स दें और अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें। हमेशा राष्ट्र हित में रहें और देश हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।